दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है। और दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है, उस प्रश्न पत्र को मैंने आपके सामने उत्तर के साथ लाया है। और इसमें टोटल 60 प्रश्न है। तो मैं 60 प्रश्नों को आपको उत्तर के सहित बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि दोस्तों जो जो हर बार क्या होता है कि पिछले साल के प्रश्न पत्र से प्रश्नों को उठा करके पूछा जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो को अंत तक जो भी स्टूडेंट्स देखेगा उसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों एक और जानकारी आपको दे दूं कि आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब दोस्तों देर के बिना हम लोग प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे, तो चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्नों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को पढ़ते हैं, उत्तर को मिलाते हैं। यदि वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में 5% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच होता है। तो दोस्तों मांग का लोच कितना होता है? ये 0.5% होता है। 0.5 होता है। कितना? 0.5। और नेक्स्ट है जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया था। तो दोस्तों जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो माल्थस के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, इसको ध्यान से देखिएगा। लाभ किसके लिए पुरस्कार माना जाता है? तो दोस्तों जो लाभ होता है वो जोखिम वहन के लिए एक पुरस्कार माना जाता है। और नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रभाव में आया? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो आपके 2000 ईस्वी में प्रभावी रूप से लागू हुआ। ठीक है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करता है? तो निम्नलिखित में से जो है आपका काम की प्रकृति जो होता है ये वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है पूंजी के प्रयोग के लिए भुगतान की गई कीमत है। तो दोस्तों पूंजी के प्रयोग के लिए भुगतान की गई कीमत क्या है? तो वो ब्याज है। ठीक है। और नेक्स्ट है श्रम को अलग नहीं किया जा सकता। तो किससे अलग नहीं किया जा सकता? श्रम को अलग आपका श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों किसके अंतर्गत एकल उपयोग उत्पादक वस्तुओं में कमी आती है? तो दोस्तों एकल उत्पाद वस्तुओं में कमी किसके आती है? एकल उपयोग उत्पादक वस्तुओं में कमी किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा कार्यशील पूंजी। ठीक है। और नेक्स्ट है एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग कहलाती है। तो ये आपका समग्र मांग कहलाती है। ठीक है। यानी एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र नहीं है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी है वस्त्र उद्योग में मजदूरी का स्तर, ये क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र नहीं है। और 11 नंबर प्रश्न, टी.आर. माल्थस ने अपनी पुस्तक जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध प्रकाशित की। तो दोस्तों इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने आपका 1978 में किया था। 1778 में किया था। 1798 में किया था। ठीक है। कब? 1798 ईस्वी में किया था। और नेक्स्ट है प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्म की संख्या प्रति वर्ष मानी जाती है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जन्म दर, यानी प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्म की संख्या प्रति वर्ष मानी जाती है, तो इसको जन्म दर मानते हैं। और आगे है मुद्रास्फीति का कारण है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो ए और बी दोनों, यानी कुल मिलाकर कहें तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी, ये दोनों क्या है? मुद्रास्फीति का कारण है। निम्नलिखित में किसे मुद्रास्फीति को सबसे अधिक लाभ मिलता है? तो दोस्तों जो ऋण लेने वाले होते हैं इनको क्या होता है? मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। और नेक्स्ट है मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें, तो दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें होता है मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ठीक है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घट जाता है। और नेक्स्ट है वस्तुओं की कीमत में मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित करती है? तो वस्तुओं की कीमत होती है मुद्रास्फीति को, वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। ठीक है। वस्तुओं की कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय गणना करने की 3 विधियां हैं। ठीक है। तो आपका यह उत्पादन, व्यय और आय संगणना विधि, यही आपका सही होगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए यही विधि है, उत्पादन, व्यय और आय संगणना विधि। ठीक है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का बिल्कुल उल्टा है?
तो दोस्तों मुद्रास्फीति का बिल्कुल उल्टा इनमें से कौन सा है, तो अपस्फीति है, ठीक है, अपस्फीति। और नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय में मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों सार्वजनिक व्यय में मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, तो इसका आपका राइट आंसर होगा रक्षा के लिए रख रखाव, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास सभी के सभी क्या है, ये सार्वजनिक व्यय के मुख्य उद्देश्य हैं। और नेक्स्ट है भुगतान स्थानांतरण में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों भुगतान स्थानांतरण में क्या जुड़े होते हैं, तो इसमें जो होता है आपका उपयुक्त सभी यानी अनुदान, वृद्धा पेंशन, सार्वजनिक ब्याज, ये सभी के सभी जुड़े होते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं सार्वजनिक सरकारी राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण स्रोत आपका जो होता है वो टैक्स होता है, ठीक है, कर होता है, टैक्सेस। और नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय संदर्भित होता है। तो दोस्तों सार्वजनिक व्यय जो होता है सरकारी व्यय से संदर्भित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों ब्याज भुगतान हिस्सा है। तो दोस्तों ब्याज भुगतान किसका हिस्सा है, तो ये जो है ये आपका गैर विकास संबंधी व्यय का हिस्सा है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों भारत निर्माण मनरेगा उदाहरण है। तो दोस्तों भारत निर्माण मनरेगा उदाहरण योजनागत व्यय का है, ठीक है, योजनागत व्यय का यानी प्लान एक्सपेंडिचर का है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा योजनागत व्यय का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों कौन सा योजनागत व्यय का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रक्षा यानी, ठीक है, ये योजनागत व्यय नहीं है रक्षा। और नेक्स्ट है दोस्तों राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, तो इसको राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है इसको। और नेक्स्ट है कुल व्यय और कुल प्रतियों के बीच अंतर को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बजट घाटा कहते हैं, ठीक है, बजट डेफिसिट कहा जाता है किसको, कुल व्यय और कुल प्रतियों के बीच अंतर का। और नेक्स्ट है वर्तमान विश्व में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसी है। तो दोस्तों अधिकतर देश जो है उसकी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, अधिकतर देशों में। और नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उपयुक्त किया जा सकता है, लेकिन भारत में अभी क्या है, अभी पूंजीवादी रूप में अभी आप पूंजीवादी रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर में लिखना होगा मिश्रित रूप में ही, ठीक है। और नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाता है। तो दोस्तों ये क्या दर्शाता है, तो ये जो है निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को दर्शाता है। कैसा, निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को दर्शाता है। और दोस्तों 30 प्रश्नों को हम लोगों ने जान लिया और आगे 30 प्रश्न बाकी है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के सभी वीडियो आपको मिलते रहे आसानी से। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एक एक। और आपको बता दें आपके लिए सूचना कि अगर आपको PDF नोट चाहिए कुछ तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट है प्रश्न संख्यावाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया गया। तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये आपका अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ये काफ़ी पॉपुलर साइंटिस्ट रहे हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का। और नेक्स्ट है उपभोक्ता की बचत दी गई। तो दोस्तों उपभोक्ता की बचत किसके द्वारा दी गई, तो ये आपका अल्फ्रेड मार्शल द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट है बजट रेखा इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बजट रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो बजट रेखा को हम लोग उपयुक्त सभी यानी बजट प्रतिबंध, कीमत रेखा और व्यय रेखा सभी के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों तटस्थता वक्र। तो तटस्थता वक्र जो होता है वो आपका कभी नहीं काटते, ठीक है, कभी नहीं काटते यानी नेवर इंटरसेक्ट। और नेक्स्ट है दोस्तों अगला मांग की आय लोच होता है। तो दोस्तों मांग की जो आय लोच होता है वो कैसा होता है, तो A और B दोनों यानी सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक और घटिया वस्तुओं के लिए ऋणात्मक, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा दी गई। तो दोस्तों अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा जो है ये आपका मार्शल द्वारा दिया गया था, ठीक है, मार्शल द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट है उच्चतर तटस्थता वक्र का तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है, उच्च संतुष्टि है, ठीक है, यानी हायर सेटिस्फिकेशन है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रतिस्थापन की सीमांत दर X और Y वस्तुओं के बीच व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग MRS XY = Y/X के द्वारा हम लोग क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। और नेक्स्ट है आगत की कीमतों में कमी से होती है। तो दोस्तों आगत की कीमतों में कमी से क्या होती है,
पूर्ति में वृद्धि होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कुल उपयोगिता है। तो दोस्तों कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता आपका उपयुक्त सभी है, जैसे अधिकतम जब सीमांत उपयोगिता शून्य है, सीमांत उपयोगिता का योग विभिन्न इकाइयों के उपयोग से प्राप्त संतुष्ट का योग, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी कुल उपयोगिता है। और नेक्स्ट है क्रमवाचक उपयोगिता का तात्पर्य होता है। तो दोस्तों क्रमवाचक उपयोगिता का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य बी और सी दोनों होता है, जैसे उपयोगिता मापी नहीं जा सकती, उपयोगिता को क्रम में रखा जा सकता है। और नेक्स्ट है तटस्थता वक्र होता है। तो दोस्तों तटस्थता वक्र होता है तो ये अंधोत्तर आकार में, ठीक है। और नेक्स्ट है पूर्ति की लोच को लिखा जाता है। तो दोस्तों पूर्ति के लोच को कैसा लिखा जाता है? तो आप लोग देख लीजिए इसको, ये जो है ये पूर्ति में परसेंट परिवर्तन ऑब्लिक कीमत में परसेंट परिवर्तन, ठीक है। और नेक्स्ट है मांग की लोच की सीमा होती है। तो दोस्तों मांग की लोच की सीमा कैसी होती है? तो मांग की जो लोच की सीमा है वो 0 से अनंत होती है, ठीक है, 0 से अनंत होती है। और नेक्स्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NPP एट मार्केट प्राइस इज। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, जैसे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और बाजार कीमत पर राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। ये सूत्र हैं अर्थशास्त्र के, याद कर लीजिएगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो ये है आपका उपयुक्त सभी, यानी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर, और साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, और लाभ प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस विदेशों से प्राप्त आय, ठीक है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का ये फॉर्मूला होते हैं। और नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय आपका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, यानी NPP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है इसको हम लोग मूल्य सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वो आपका साधन बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और नेक्स्ट है उपभोग आय है। तो दोस्तों उपभोग आय क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष टैक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न, संपूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है। तो दोस्तों इसमें मांग की आड़ी लोच जो होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी नेगेटिव होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है। तो दोस्तों जो ये है इसमें कैसा लोच होता है? तो धनात्मक होता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव होता है। और नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न, गिफेन वस्तुएं हैं। तो दोस्तों गिफेन वस्तुएं क्या हैं? ये हैं आपका घटिया वस्तुएं, ठीक है, घटिया वस्तुएं गिफेन वस्तुएं कहलाती है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों असंबंधित वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है। तो दोस्तों इसमें मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? इसमें मांग की जो आड़ी लोच होती है वो शून्य होती है, 0 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हिग्स एलन का अधिमान सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों ये जो है ये आपका कमज़ोर क्रम में रखने पर आधारित है, ठीक है, देख लीजिएगा, कमज़ोर क्रम में रखने पर आधारित है हिग्स एलन का अधिमान सिद्धांत। और नेक्स्ट है जब कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में क्या होती है? जब कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स हैं उनके वास्तविक आय में क्या होता है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, यानी इंक्रीजेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट है विकास संबंधी परिभाषा दी गई। तो दोस्तों विकास संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये आपका P.A. सैमुअल्सन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? P.A. सैमुअल्सन द्वारा दिया गया। और नेक्स्ट है उपभोक्ता की बचत की गणना की जाती है। तो दोस्तों उपभोक्ता की बचत की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो 58 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्राप्त कुल उपयोगिता माइनस व्यय की गई कुल धनराशि, ठीक है। और नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न, राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक वर्ष खाली स्थान में प्रकाशित की गई। तो दोस्तों राष्ट्रों का धन नामक ये जो पुस्तक है इसको किस वर्ष प्रकाशित की गई?
तो इसको 1776 ईस्वी में प्रकाशित की गई। कब? 1776 यानी 1776 में। और नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्दों का प्रतिपादन किया गया। तो दोस्तों इन दोनों शब्दों यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों शब्दों का प्रतिपादन कब हुआ? तो सॉरी किसके द्वारा किया गया? तो ये रैगनर फिश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रैगनर फिश के द्वारा। दोस्तों ये जो आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न का जो सीरीज था, इसमें 60 प्रश्नों को हमने करा दिया और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन 60 प्रश्नों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैंने तो पूरा मेहनत करके आपके सामने सभी चीज़ों को प्रस्तुत कर रखा है। तो जो भी इस वीडियो को छात्र अंत तक देख रहे हैं, उनको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।